Hello friends, welcome back to the Laravel tutorial series. I am your host राहुल गुप्ता और इस एपिसोड में हम Laravel प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी आती है ऐप डायरेक्टरी। ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारे जो भी हैं एमबीसी पैटर्न के जैसे कंट्रोलर हो गया, इवेंट्स हो गए, लिसनर हो गए, ये चीज़ें हो गई, जिससे कि अपनी ऑथराइजेशन और अथेंटिकेशन के लिए चीज़ें पॉलिसीज हो गई, रिक्वेस्ट हो गई, ये चीज़ें इस ऐप डायरेक्टरी के अंदर आती हैं। कुछ डायरेक्टरी आपको मिसिंग होगी जैसे इवेंट्स, लिसनर, तो वो चीज़ें जब हम इवेंट्स और लिसनर पढ़ेंगे वो चीज़ें आएंगी। तो इसमें क्या होता है, जो भी पहला आता है कंसोल। कंसोल के अंदर हम जो भी हमें कमांड रन करते, कंसोल कमांड या जो भी हम क्रोन जॉब सेट वो चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें आती हैं इसमें। दूसरी आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में इसमें क्या हो, जो भी एरर हैंडलिंग होती है, इस एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग इसमें हम मेंटेन करते हैं। जो भी होगा अपना कस्टम पेज बनाएं या जो भी चीज़ें दिखाएं हैंडलिंग, वो चीज़ें इसमें मेंटेन करेंगे। अब आता है हमारा HTTP। इसके अंदर क्या मल्टीपल सब फोल्डर्स होते हैं, जैसे कंट्रोलर्स का हो गया और मिडिलवेयर्स का हो गया। कंट्रोलर्स के अंदर हमारे जो भी हो गया, हम जो भी कंट्रोलर्स डिफाइन करेंगे वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो अभी ये लारावेल का पहले से क्रिएटेड कंट्रोलर है। ये चीज़ हम अपने जो भी नए कंट्रोलर क्रिएट करेंगे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो हम या तो एडमिन के लिए क्रिएट करेंगे तो एक फोल्डर डायरेक्टरी बना लेंगे जिसमें हम एडमिन की पूरे कंट्रोलर करेंगे, और होम के लिए, फ्रंट के लिए यहीं पे हम डायरेक्टली पुट कर देंगे। ये चीज़ें जो भी हम कंट्रोलर के लॉजिक यहाँ डिफाइन करेंगे। अब आता है मिडिलवेयर्स। मिडिलवेयर्स आप सिंपली अभी के लिए इतना समझ सकते हो आप कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस के बीच में जो भी एक मिडिल मैन होता है, जो भी इनको फिल्टर करता है डेटा को, चीज़ें को अथराइज है या चीज़ें नहीं है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे ये मिडिलवेयर हैंडल करता है। तो पहले से जो भी फ्री डिफाइंड जो मिडिलवेयर्स होते हैं, जैसे अथेंटिकेशन हो गई, अथेंटिकेट हो गई, चेक फॉर मेंटेनेंस, हम ये हो गया चेक करता है कि हम मेंटेनेंस में है या मोड में है या क्या हो गया, हम ये इंक्रिप्शन कुकीज़ के लिए हो गया। अब ये डायरेक्टिव अथेंटिकेटेड, अगर बंदा लॉगिन हो गया है तो उसको किस पेज पे रिडायरेक्ट करना, वो चीज़ें इसमें लॉजिक होती है। फिर उससे होता है ट्रिम स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रीम हमारी है, रिक्वेस्ट में आती है डेटा, जो भी इनपुट फील्ड आता है उसको ट्रिम करके मतलब DB में इंसर्ट करना। अब ये ट्रस्ट होस्ट होते हैं, जो भी हमारे अलाउड डोमेन, सब डोमेन, जो भी चीज़ें होती है, ये चीज़ें इसमें डिफाइन होती है। तो फिर सेम वैसे ही प्रॉक्सीज होगी जिसमें। अब आता है एक वेरीफाई CSRF टोकन। इसमें होता है कि जो सभी हम जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसके साथ में एक यूनिक टोकन होता है फॉर्म के साथ में, जो वो चीज़ें वेरीफाई होती हैं। ये हमारे जब भी वेब फॉर्म सबमिट करते हैं ये चीज़ें होती हैं। ये अगर हम किसी राउट पे, किसी पे URL के लिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे CSRF टोकन न रहे, तो उस जो भी उनके होते हैं राउट, उनका चीज़ें URLs होते हैं, यहाँ पे राउटिंग पास कर देते हैं कि एक्सेप्ट पैरामीटर के अंदर एरे जो है, यहाँ मल्टीपल हो सकते हैं। हम ये चीज़ें हम आगे देखेंगे और डिटेल में चीज़ें। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइडर्स। जो भी हमारे कोर सर्विसेज प्रोवाइड चीज़ें होती है, हम ऐप सर्विस प्रोवाइडर जो भी हम बनाएंगे चीज़ें यहाँ पे रजिस्टर करनी होती है। ऑथ में अथेंटिकेशन वाली चीज़ें जो भी हम चीज़ें करेंगे। फिर अगर हम चैनल ब्रॉडकास्ट करते हैं चीज़ें, हम अगर इवेंट चैट का यूज़ करते हैं, चैट क्रिएट करेंगे तो चैनल क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें हमारी आती हैं। ये ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर में यहाँ पे चीज़ें चैनल राउट पास किया गया है उन सब चीज़ों के लिए। अगर हम कोई इवेंट क्रिएट करते हैं तो इवेंट को रजिस्टर करना होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे रजिस्टर होंगी। हम अगर कोई राउट क्रिएट करते हैं या पहले से जो भी राउट डिफाइन है वो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होती है। तो ये क्या है, सभी राउट्स का जो भी मैपिंग है ये चीज़ें पूरा यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इसमें डिफाइन हो रखा है। जैसे कि अभी देख सकते हो आपकी जो वेब राउटिंग है, तो web.php फाइल यहाँ पे इंक्लूडेड है, और API की यहाँ इंक्लूडेड है। अगर आप कोई अपना कस्टम राउट फाइल बनाते हो तो आपको यहाँ पे सेम एज ए डुप्लीकेट होता है चीज़ें, हम अपने हिसाब से फिर उस फाइल के नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पास करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसमें डिफाइन कर देते हैं। अब आते हैं हम एक यहाँ पे देख सकते हो आपकी एक user.php नाम की फ़ाइल है। ये क्या है कि हम जो भी हमारा यूजर मॉडल है इस, तो आप ये चीज़ें जब हम माइग्रेशन करेंगे तो ये चीज़ें क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो भी यूजर्स होते हैं उनके एक हिसाब से है कि जैसे कि ये नेम, ईमेल फील्ड हो गया, पासवर्ड हो गया। जब ये अब कोई फील्ड हो गया, ये फील्ड जब भी पोस्ट डेटा, जो भी रिक्वेस्ट डेटा आएगा, क्रिएट होगा, यूजर क्रिएट होगा, चीज़ें होगी, तो उनके लिए जो भी ये फील्ड क्या होंगे, फिलेबल रहेंगे। ये DB में इंसर्ट
होंगे ही होंगे, ये रिक्वेस्ट में डेटा आने ही आने हैं। अगर हम सपोज कोई डेटा हम हिडन में रखना चाहते हैं कि हम गेट कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, चाहे उसको तो हम पब्लिकली एक्सेस ना हो तो उसको हम पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पासवर्ड जैसे कि अभी के लिए पासवर्ड रिमेंबर टोकन हो गया। हम कास्टिंग भी कर सकते हैं कि जो भी कास्टिंग जो भी हमारा फील्ड है वो किस टाइप का रहेगा। तो जैसे कि अभी ये ईमेल वेरीफाइड एट डेट टाइम है, अगर कोई और फील्ड है तो यहाँ पे पास कर सकते हैं। डेट टाइम हो, अगर सपोज कुछ और फ्लैग ले लेंगे तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो हम जब हम अपना कस्ट मॉडल क्रिएट करेंगे तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम एक नया मॉडल्स की डायरेक्टरी बना लेंगे, उसके अंदर अपने मॉडल्स को रखेंगे जो कि हमारा क्लीन एंड वे रहेगा कोडिंग का तरीका। फिर उसके बाद आते हैं बूट स्ट्रैप आती है। बूट स्ट्रैप क्या डिफ़ॉल्ट जो भी होती है बूट स्ट्रैपिंग हमारे प्रोजेक्ट का होता है, यहाँ मेन उसकी डायरेक्टरी होती है। बूट स्ट्रैपिंग यहीं से होती है चीज़ें, जैसे कि आप कैशिंग के लिए चीज़ें हो गया, जो भी हो गया। अब आती है एक बूट स्ट्रैपिंग अपना ऐप.php हमारे किस तरह से बूट स्ट्रैपिंग होती है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, इसमें हम कोई चेंजेज नहीं करते हैं यूजुअली। अब आते हैं हम कन्फिग में। अब कन्फिग में ऐसे जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जो भी हमारी प्रोजेक्ट की कन्फिग्रेशंस होगी, चीज़ें होगी, यहाँ से हम मेंटेन करेंगे। जैसे ऐप के अंदर है, ऐप के अंदर जो भी है मैं यहाँ पे एक एक स्टेप देखते चलते हैं कि जो भी ऐप का नेम हो गया इन्वायरमेंट पे वेरिएबल में जो जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो env फाइल है। env फाइल में जो भी है यहाँ पे डिफाइन की है, अगर ये आती है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे फॉल बैक यहाँ पे डिफाइन होता है कि अगर ये एन से मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे लारावेल एप्लीकेशन का नेम हो जाएगा। ये उसके बाद से सेम ऐसे हो गया इन्वायरमेंट कि ऐप का इन्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट मोड में है या प्रोडक्शन मोड में है, ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है। तो यूजुअली ये ENV में डिफाइन होता है, अगर वहाँ से नहीं मिलता तो यहाँ से फॉल बैक एज ए ले लेगा। सेम ऐसे डिबग के लिए हो गया, ऐसे हमारा ऐप URL हो गया, एसेट्स के लिए हो गया, टाइम जोन हो गया, यहाँ पे डिफाइन हो गया, डिफ़ॉल्ट लोकल हो गई, ऐसे फॉल बैक लोकल हो गया, अगर कोई लैंग्वेज नहीं मिल पा रही है तो उसके इसमें क्या लैंग्वेज रहेगी। फिर ऐसे उसके बाद से फिर यहाँ पे हो गए इंक्रिप्शन के लिए की यूज होगी, जो भी API ऐप की होगी, AES 250 से CBC हो गया, इसका कोड हो गया। अगर हम कोई थर्ड पार्टी अगर हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कोई चीज़ें इंस्टॉल करते हैं तो उनकी क्लासेस को यहाँ पे इंक्लूड करना होता है, जो चीज़ें यहाँ पे है, जो कि ये डिफ़ॉल्ट वाले से अभी इंक्लूडेड है। अगर हम कोई इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। जबकि हम देख सकते हैं लारावेल 5.5 के से ये ऑटो रजिस्टर कर लेता है। हम जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं उसको यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि हम भी पास करें। अब आते हैं हम डेटाबेस में। डेटाबेस फैक्ट्री में क्या होता है, जो भी हम टेस्टिंग के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम डेटा फैक्ट्री होती है, रैंडम डेटा जो भी क्रिएट कर देता है चीज़ें, उसके लिए यूज़ होता है चीज़ें फैक्ट्री। माइग्रेशंस होता है, जो हम टेबल्स को माइग्रेट करेंगे तो हमें उसके लिए हम जो भी हमारा डेटाबेस का जो भी टेबल का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो स्कीमा यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में और देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये क्रिएट यूजर्स, ये यूजर्स की टेबल हो गई, इसमें डिफाइन कर दिया गया प्राइमरी की और नेम, ईमेल और ईमेल वेरीफाइड एट जो भी है, पासवर्ड हो गया और रिमेम्बर भी टोकन हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट डिफ़ॉल्ट लेके जाता है। ये चीज़ें क्रिएट करता है। आप में ये करता है कि क्रिएट करेगा, अगर डाउन में क्या करता है, अगर ड्रॉप कर देगा अगर पहले से एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ें हम डिटेल में और देखेंगे जब हम अपना माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे, जब मैं आप खुद करेंगे। अब डेटाबेस सीड क्या होता है कि हम इसमें ये करते हैं कि जब हमें लास्ट डेटाबेस में चाहिए होता है, हमें जरूरत पड़ जाती है तो उसको सीड करते हैं यहाँ से, डेटाबेस सीड करके वहाँ पे क्लास डिफाइन करके यहाँ पे चीज़ें। अब आते हैं फिर नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर हमारा जहाँ से ST एक्सेस होगा, ये जो हमारे सर्वर की कन्फिग्रेशंस होती हैं, चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होती है, जो भी हैं ये हो गई। अब उसके बाद से ये तो आइकन हो गया अपना। अब index.php होती है जो हमारे सबसे पहले यहाँ पे मतलब वो कॉल होती है, चीज़ें होती है, एंट्री पॉइंट होता है चीज़, इसका ये हो गया। उसके बाद से फिर ये तो टेक्स्ट वेब कन्फिग्रेशंस हो गई, ठीक है। अब आते हैं रिसोर्स फाइल में। रिसोर्स फाइल में MVC में जैसे व्यू फाइल होती हैं वो मेनली हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जो भी व्यूज़ के अंदर इनसाइड के अंदर। अभी ये एसेट्स हो गए, लैंग्वेज हो गई, हम अलग अलग यहाँ पे जो भी लैंग्वेज होगी डिफाइन करेंगे, वो चीज़ें हम एक बार देखेंगे डिटेल में। उसके बाद से फिर जो भी सैस फाइल हो गई, जैसे अब CSS हो या सैस फाइल, जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं डिफाइन होती है। और व्यूज़ के अंदर हम जो भी अपने अलग अलग व्यूज बनाएंगे, यहाँ पे हम मॉड्यूल वाइज या
ऐसे डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट करेंगे उस चीज़ को डॉट ब्लेड डॉट PHP के एक्सटेंशन ऐड करके। तो ये हो गई हमारा व्यूज डायरेक्टरी हो गई। अब राउटिंग आती है। अब हमारा आता है, पहला होती है API.php। हम अगर कोई API क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे API.php में डिफाइन करेंगे। उस URL का प्रीफिक्स हो जाएगा स्लैश, जो भी बेस URL होगा स्लैश API, उसके बाद से जो भी सपोज यूजर है तो यूजर हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे होगी। अगर कोई चैनल क्रिएट करते हैं तो चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। फिर कंसोल हम अगर बनाते हैं उसके लिए, कंसोल के लिए जो भी कमांड होती है रन होगी उसके लिए होगी ये चीज़ें। अब हमारा आता है जो वेब एप्लीकेशन, जो भी हम राउटिंग डिफाइन करेंगे अपने वेब एप्लीकेशन के लिए, ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अभी आप देख सकते हो कि एक क्लोजर फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर व्यू फाइल रेंडर हो रही है जो वेलकम फाइल हो रही है। तो यहाँ पे हम डॉट ब्लेड डॉट PHP लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लारावेल का डॉट ब्लेड टेम्पलेट इंजन है जो डिफ़ॉल्ट ले लेता है, टेम्पलेटिंग इंजन है। तो यहाँ पे वेलकम डॉट ब्लेड फाइल लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसके फाइल का नेम पास कर देंगे, जो कि यहाँ पे रिसोर्स के अंदर हम देख सकते हैं कि वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल है। ठीक है। तो अब आता है उसके बाद स्टोरेज आता है, जो कि हम इसमें लॉग्स, वो चीज़ें फ्रेमवर्क रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसको हम कोई टच नहीं करने वाले, ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होता है, इसको भी अभी के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब वेंडर फाइल होती है। वेंडर फाइल ये होती है जो भी हम कंपोजर्स से जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे थर्ड पार्टी, वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये एज ए पैकेज का पूरा हाउस होल्ड हो गया, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा, यहाँ पे पैकेज के जो भी रहेंगी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी चीज़ें। अब आती है हमारी ये ENB फाइल, जो कि हमारा मेन फाइल है, जो भी कन्फिगरेशन सब चीज़ें। तो यहाँ पे हो गया जैसे कि अब प्रोजेक्ट का नेम हो गया, चीज़ें हो गई, यहाँ पे सब चीज़ें DB कनेक्शन हो गया, रेडी जो भी कैशिंग वो चीज़ें सब कुछ, मेल टेम्पलेट, ये चीज़ें हम कन्फिगरेशन रिलेटेड यहाँ पे डिफाइन करते हैं चीज़ें। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कंपोजर में यहाँ पे कि जो भी हम कंपोजर में कौन सा PHP का वर्जन है, लारावेल का कौन सा वर्जन है, आप देख सकते हो कि 7 एंड अबव ये चीज़ें वर्जन है। जो भी लाइब्रेरी, जो भी पैकेजेज इंस्टॉल होती हैं चीज़ें, वो यहाँ पे मेंशन होती हैं चीज़ें, ये डिफ़ॉल्ट ही होती हैं अपना। ये हो गया। ठीक है। तो अब इस सीरीज में हम लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझे। अगले एपिसोड में हम लारावेल के कॉन्फ़िगरेशन एंड डेटाबेस कनेक्शन के बारे में सीखेंगे। आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।